हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल। ये हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट की वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। पहली वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ा था। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है। गाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एग्जाम में सॉफ्टवेयर क्राइसिस की क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस के वो सारे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जाम में आ सकते हैं। और एक बात गाइस, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक की नोट्स चाहिए तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम इस वीडियो लेक्चर में जो भी पढ़ेंगे आप बस उनको स्क्रीनशॉट मार लेना, वहीं आपके नोट्स बन जाएंगे। और अगर उन्हीं को आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको 100% मार्क मिलेगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स बिगिन गाइस। तो देखो गाइस, हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होते हैं इसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा ये जो क्राइसिस नाम का टर्म है इसको जरा आप समझ लो, ठीक है। जब क्राइसिस क्या होता है आप वो जान लोगे तब आप सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा है द टर्म क्राइसिस रेफर टू ए सडन डिफिकल्ट और डेंजरियस सिचुएशन। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब है संकट काल। तो देखो, जो क्राइसिस है उसका वो एक ऐसी सिचुएशन को डिफाइन करता है, एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जो कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है, एक डेंजरस सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। मतलब संकट काल आ गया है। हम बोलते हैं ना कि मनी क्राइसिस हो गया, मतलब संकट का आर्थिक संकट काल आ गया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर मैं बोलूं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस, तो इसका मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर की संकट काल। तो आप यहाँ पे सोचोगे कि क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर की संकट काल, मतलब क्या इसका सेंस क्या बनता है कि सॉफ्टवेयर की संकट काल। मतलब देखो, इसको अगर आपको समझना है ना तो थोड़ा सा हमको हिस्ट्री में जानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप स्क्रीनशॉट मत मारो, जहाँ पे आपको नोट्स बनाना है, जहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहिए मैं आपको बोल दूंगा, आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट को हम डिस्कशन करते हैं ताकि आपको सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है ना उसको समझने में आसान होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री को जानते हैं। तो देखो, अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊं, द सॉफ्टवेयर क्राइसिस occurred during a period from 1960 to 1970s. This was the widespread failure of software projects due to escalating complex, budget overruns, missed deadlines, and poor quality codes. गाइस देखो, इसका मतलब क्या हुआ। जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस था ना, ये शुरुआत कहाँ हुआ था कि 1960 से लेकर 1970 तक ये चला था। अब इस दौरान हुआ क्या था एक्चुअली, क्यों हमें इसे सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोल रहे हैं। उस टाइम क्या हुआ था कि एक मासिव स्केल में, एक बहुत बड़े स्केल में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, सपोज कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक कंपनी हूँ, तो मैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा था वो सॉफ्टवेयर बन नहीं पा रहा था, या तो बनते बनते आधे में रुक जा रहा था, या पूरा ही बन ही नहीं पाता था, या जो मेरा टारगेट डेडलाइन था कि मुझे इस डेडलाइन तक मैं बना दूंगा सॉफ्टवेयर, वो मैं नहीं बना पाता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो सॉफ्टवेयर नहीं बन पाते थे, तो इसी को ही हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोलते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो गया। और क्यों सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोलते थे, क्योंकि उस टाइम जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले कंपनी थे, 90% कंपनी में यही केसेस होते थे कि 90% कंपनी जो सॉफ्टवेयर बना रहे थे वो सॉफ्टवेयर चलते चलते बन ही नहीं पाते थे। जिस डेडलाइन तक वो बनाना चाहते थे उस डेडलाइन तक वो सॉफ्टवेयर बन ही नहीं पाते थे। जब इस तरह की सिचुएशन पूरे मासिव अमाउंट में देखा गया तो इसको सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोल दिया गया, क्योंकि हर जगह यही हो रहा था। देन नेक्स्ट पॉइंट, इन द लेट 1960s at the first NATO Software Engineering Conference, this situation coined as software crisis. This meeting highlights a fundamental gap that hardware power was growing exponentially, but the ad hoc code and fix method used by programmers was not such efficient to manage the massive complexity of newer system. And second reason is there was no proper way to develop a software। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो,
जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस है इसको सबसे पहले कौन डिफाइन किया था? इसको सबसे पहले 1968 में नाटो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 32 देशों को लेकर बना है। वो उनका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस टाइम ये जो इशू हो रहा था, बार बार सॉफ्टवेयर का डाउनफॉल होना, ये सिचुएशन को वहां पे उठाया गया और इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस। और वहां पे ये भी डिस्कशन हुआ कि ये एक्चुअल में इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है। तो ये पता चला जो ये जो हार्डवेयर का पावर है वो तो ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो अपने आप से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। बट जो कोड्स और मेथड्स जो लिखे जा रहे हैं प्रोग्रामर्स के द्वारा, वो इतना इफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मतलब जो हमारे सीपीयू जीपीयूस हो गए और कंडक्टर्स हो गए, ये मतलब बहुत इसमें एडवांस देखा जा रहे थे, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका था। ऑब्वियसली बात है, जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए उसी तरह से हमें कोड्स लिखने चाहिए। तो हमारे जो प्रोग्रामर्स थे वो इसी तरह के कोड्स नहीं लिख पा रहे थे, ताकि वो जो नए नए हार्डवेयर कंपोनेंट्स आ रहे थे उनको सही तरह से यूज कर सकता है, उनको सही तरह से सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है। एंड द सेकेंड रीजन क्या है? देयर वाज नो प्रॉपर वे टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर। उस टाइम क्या हो रहा था कि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले कंपनी थे उनके पास कोई ऐसा प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था, कि हम कोई स्टेप्स नहीं था कि हम ये स्टेप्स को फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर को बनाएंगे रैंडमली। सपोज कि जो जैसे पाया वैसे सॉफ्टवेयर बनाने लगे, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। बाद में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हुआ, उस टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा कोई स्टैंडर्ड नहीं था गाइस। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें क्या बताता है कि कैसे हमें एक प्रोसीजर बताता है कि कैसे एक सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करना है, ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट वही कहता है, दिस हिस्टोरिक bottleneck directly motivate the part of software engineering as a solution। तो जो भी ये जो हो रहा था, जो सिचुएशन पैदा हो रहा था, बार बार सॉफ्टवेयर का डाउनफॉल होना, और इसीलिए जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, प्रोग्रामर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना है। और वो सॉल्यूशन क्या है? उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू किया। और उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या हो रहा था, हमें एक प्रोसीजर मिला, हमें एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन मिला, ताकि हम इसको फॉलो करके ही आज से हम सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये हो गया कुछ चीजें जो आपको जानना था। हम पढ़ ले कि हिस्ट्री ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस की एक्चुअल में ये जो चीज है वो कहाँ से शुरुआत हो रहा था, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। अब आप पूछोगे कि चलो ठीक है, वहां पे तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पे सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो रहा था, सॉफ्टवेयर की डाउनफॉल हो रहा था, लेकिन आज हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? देखो गाइस, आज हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर क्राइसिस आज भी दिखा जाता है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। और क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस है, तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो गाइस यहीं से स्टार्ट होता है हमारा मेन कंटेंट। अब गाइस अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं जहां जहां पर स्क्रीनशॉट मारने के लिए आपको बोलूंगा, आप वहां पे स्क्रीनशॉट मार लेना। उस स्क्रीनशॉट को आप आज नोट्स की तरह पढ़ सकते हो, या बाद में उसे जाके अपना नोटबुक में उतार सकते हो। और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है नोट्स के लिए, तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार के रख लो। इन्हीं को ही आपको एग्जाम में लिखना है, और पक्का आपका 100% मार्क आएगा, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट मार लो। तो चलिए गाइस, सॉफ्टवेयर क्राइसिस की डेफिनेशन को समझते हैं। So the first point is, in computer science, the term software crisis refer to such historical and ongoing situation where software projects fail due to the cost overrun, time overrun, inefficient programming, software incompatible, low quality, unreliable software, etc। गाइस सबसे पहले इसके ओवरऑल मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद लाइन बाय लाइन मीनिंग समझेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ये बताता है कि जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस है, जब भी कंप्यूटर साइंस में आपको सॉफ्टवेयर क्राइसिस नाम का एक शब्द, एक टर्म आपको सुनने के लिए मिलेगा, तब आप ये समझ लेना
कि ये एक सिचुएशन को रेफर करता है, एक सिचुएशन को दर्शाता है। कौन सा सिचुएशन? जो कि एक हिस्टोरिकल है, मतलब पास्ट में कभी था, एंड ऑन गोइंग मतलब आज भी चल रहा है कहीं ना कहीं। जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एक सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, वो चलते चलते बन ही नहीं पाता, वो फेल हो जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मीनिंग है, ठीक है। अब अगर इसे हम लाइन बाय लाइन समझे, इन कंप्यूटर साइंस के फील्ड में द टर्म सॉफ्टवेयर क्राइसिस, जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का एक टर्म है, ये रेफर करता है, ये दर्शाता है एक हिस्टोरिकल, एक जो कभी पास्ट में था, और ऑनगोइंग सिचुएशन जो आज है, एक ऐसा सिचुएशन जो पास्ट में था और आज भी कहीं ना कहीं चल रहा है। वेयर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेल्स, जहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, वो फेल हो जाते हैं ड्यू टू द कॉस्ट ओवररन। जो कॉस्ट, हमारा बजट हम सेट किए थे कि इस बजट के अंदर हमें इस सॉफ्टवेयर को बनाना है, उससे और ज्यादा खर्चा आ जाना। टाइम ओवररन, जिस टाइम फ्रेम को हम टारगेट करके चल रहे थे कि इस टाइम तक हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, उस टाइम तक वो सॉफ्टवेयर नहीं बन पाना। इनइफिशिएंट प्रोग्रामिंग, देखिए इस इनइफिशिएंट प्रोग्रामिंग का मतलब ये है, सपोज कि मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और एक इंडस्ट्री लेवल का बंदा है, आप दोनों को दिया गया एक फैक्टोरियल प्रोग्राम लिखने के लिए। ऑब्वियसली बात है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप जो फैक्टोरियल प्रोग्राम लिखोगे वो इनइफिशिएंट प्रोग्राम होगा, यानी लो क्वालिटी के प्रोग्राम्स होगा। जो इंडस्ट्री लेवल का बंदा होगा वो अच्छी क्वालिटी के प्रोग्राम लिखेगा। जहाँ पे आप एक फैक्टोरियल निकालने की प्रोग्राम को 10 लाइन में लिख रहे हो, वहीं पे एक इंडस्ट्री लेवल का बंदा उसे कम लाइन में या कम कोड्स में या 5 लाइन में लिख सकता है, ठीक है। और वो ऑप्टिमाइज और इफिशिएंट प्रोग्राम होगा, और यही एक अच्छा सॉफ्टवेयर को चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर इनकम्पैटिबल। अब सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर को बना लिया, अब वो सॉफ्टवेयर जाके जो जो नए हार्डवेयर्स आ रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर्स लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, वो उन सॉफ्टवेयर के साथ, उन हार्डवेयर के साथ वो अच्छी तरह से काम ही नहीं कर पा रहा है, वो कंपैटिबल नहीं है उन सॉफ्टवेयर के साथ। लो क्वालिटी, उसका जो क्वालिटी एकदम लो है। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं ऑप्टिमाइज कोडिंग नहीं लिखूंगा तो उसका जो क्वालिटी है, उसको, उसका जो यूजर इंटरफेस है, उसका जो कलरिंग्स है, उसका जो क्लिक करने का बटन्स है, वो अच्छा नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ऑन रिलायबल, वो टिकाऊ नहीं है, वो ज्यादा दिन तक चल ही नहीं पा रहा है क्योंकि ऑप्टिमाइज कोडिंग नहीं किया गया है उसको, ठीक है। तो ये सारा रीजन के वजह से, ये सारा कारण के वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस यानी सॉफ्टवेयर में डाउनफॉल्स हमें दिखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो अब आप ये पूछोगे कि ये सारा जो सिचुएशन है, कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन, जिसके वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस हमें देखने के लिए मिलता है, तो ये सारा सिचुएशन क्यों अक्योर होता है, क्यों उत्पन्न होता है? तो इसका जवाब आपको सेकंड पॉइंट में मिलेगा। दिस सिचुएशन occurs ड्यू टू द difficulty of writing useful and efficient computer programs in the required time because of using the same previous workflows, same old methods, and same old tools, even those rapidly increasing software demands and the complexity of software and increasing of efficient and complexity hardware component। तो सबसे पहले ओवरऑल मीनिंग को समझते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन मीनिंग मैं आपको समझा दूंगा। तो ये बताता है कि इस तरह का सिचुएशन, जो कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन, इसके वजह से जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस है वो खड़ा होता है। ये इसलिए हो रहा है, इसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि अब मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी हूँ, ठीक है। मान लो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या बड़े एक कंपनी की तरफ से ऑफर आया कि हमें एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बना के दो। बड़ा मतलब एक स्पेस टेक्नोलॉजी वाला सॉफ्टवेयर, जहाँ पे बड़े बड़े मतलब प्रोग्रामिंग्स होते हैं, कोर प्रोग्रामिंग्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी हूँ, ऑब्वियसली बात है मेरे पास पहले से ही प्रोग्रामर्स हैं। अब मैं क्या करता था कि मैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को बनाता था, ठीक है। अब बड़े वाले सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ज्यादा मुनाफे कमाने के चक्कर में
कोई नया डेवलपर्स को हायर नहीं करूंगा। वही पुराने डेवलपर्स को, वही पुराने मेथड्स को जो हम 5 साल 10 साल पीछे यूज करते थे, वही पुराना टूल्स को जो हम 2 साल 5 साल पीछे यूज करते थे, उसी को यूज करके ये जो बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे ऑफर मिला है, मैं उसको बनाने लग जाऊंगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा पता है? वो या तो सॉफ्टवेयर चलते चलते बन ही नहीं पाएगा, अगर वो बन ही जाएगा वो रिलायबल नहीं होगा, टिकाऊ नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं जाके क्रैश कर जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ओल्ड मेथड से आप यूज करके एडवांस सॉफ्टवेयर कैसे बना लोगे? ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे पूछोगे इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो यार, इसका जो सोल्यूशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें एक गाइडलाइन देता है, हमें वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताता है, हमें वो मेथड्स बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड्स, जिनको हम फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। चाहे वो छोटे सॉफ्टवेयर हो, बड़े सॉफ्टवेयर हो, एडवांस सॉफ्टवेयर हो, हर किसी सॉफ्टवेयर के लिए हमें वो एक मेथड, एक गाइडलाइन, एक प्रोसीजर बताता है कि हाँ, आपको इसको फॉलो करके अगर आप बनाते हो तो आपका सॉफ्टवेयर एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बन सकता है। ठीक है, अब चलिए इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझते हैं। दिस सिचुएशन occurs ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड efficient कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द रिक्वायर्ड टाइम। ये जो सिचुएशन है ये इसलिए ऑक्योर्स होता है ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड इफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। हमारा जो प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उनको डिफिकल्टी हो रहा है उन यूजफुल और इफिशिएंट प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, उनको वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं क्योंकि उनका पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा। ठीक है, बिकॉज ऑफ, किस लिए फेस करना पड़ रहा है ये डिफिकल्टी? यूजिंग द सेम प्रीवियस वर्कफ्लोस। जो भी बंदा काम कर रहे थे वो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, अब वही बंदे अगर काम करेंगे बिना कोई एक्सपीरियंस के साथ बड़े सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, ऑब्वियसली बात है उनको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। सेम ओल्ड मेथड्स, जो भी मेथड्स हम 2 साल 5 साल पीछे यूज कर रहे थे, सेम अगर ओल्ड मेथड को नए एडवांस सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। सेम ओल्ड टूल्स, जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो ओल्ड टूल्स है, उसमें एडवांस सॉफ्टवेयर हम नहीं बना सकते। इवन दोज रैपिडली इंक्रीज ऑफ सॉफ्टवेयर डिमांड्स, डे बाय डे जैसे भी हम बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करता जा रहा है, रैपिडली सॉफ्टवेयर का डिमांड्स भी बढ़ रहा है। एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब देखो, आज से 5 साल पहले जो सॉफ्टवेयर बनते थे उसमें एआई का इंटीग्रेशन नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर को बना रहा है वो चाहेगा कि मेरे सॉफ्टवेयर में एआई का इंटीग्रेशन हो। अब जब एआई का इंटीग्रेशन होगा तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का यूज होगा, तो वहां पे ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, एंड इंक्रीज ऑफ इफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट आज से 5 साल 10 साल पहले यूज किया जाता थे, आज वो और ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, वो और ज्यादा इफिशिएंट हो रहे हैं, और उनको इफिशिएंटली काम करने के लिए एक अच्छा सा इफिशिएंट सॉफ्टवेयर भी चाहिए, क्योंकि एक कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेके बना है। और हार्डवेयर को कौन इंस्ट्रक्शन देता है, कौन मैनेज करता है? एक सॉफ्टवेयर ही तो मैनेज करता है। तो अगर सॉफ्टवेयर सब कुछ मैनेज करता है तो वो सॉफ्टवेयर एक अच्छी क्वालिटी के इफिशिएंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ताकि वो जाके इफिशिएंटली कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है। ठीक है, और इसका जो सबसे पहला और इफेक्टिव सॉल्यूशन है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। So one of the most effective solution of the software crisis is सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें वो गाइडलाइन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताता है कि हाँ, आपको इसे फॉलो करके सॉफ्टवेयर को बनाना है। अब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है गाइस, देखो उसको मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देख लो। अगर नहीं देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जब हम SDLC को पढ़ेंगे तब आपको ये जो सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी हमें वो प्रोसीजर बताता है, वो प्रोसीजर क्या क्या है उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे।
वहां पे जाके आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उस वाले चैप्टर में हम क्लियर एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अब गाइस हम थोड़ा वो कोर फैक्टर्स को डिस्कशन करते हैं जो कि मेनली सॉफ्टवेयर क्राइसिस का कॉज है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस इसलिए ही हो रहा है। वो कोर फैक्टर्स कौन कौन है? सबसे पहले पॉइंट में हम देखेंगे आउटडेटेड मेथोडोलॉजीज। Teams try to build complex multimodal enterprise system using the same informal individualistic practice used for small 1950s machine scripts। देखो, आउटडेटेड मेथोडोलॉजी मैंने आपको अभी भी बताया ना, जो मेथड्स हम 1950s में यूज कर रहे थे, वही पुराना मेथड, वही पुराना स्टेप, उन्हीं को ही हम यूज करेंगे। नए नए जो एडवांस सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो मेथड नहीं चलने वाला, ठीक है ना। हमें वो मेथड्स अपडेट करने पड़ेंगे, हमें वो टेक्नोलॉजी को अपडेट करने पड़ेंगे, हमें नए नए कोडिंग के स्टाइल को लिखना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज कोड लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तभी जाके हम सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से बना पाएंगे। Absence of standards. There was no universally accepted development process, design pattern or metrics to measure progress। मैंने आपको बताया ना, जो absence of standards है, इसका मतलब क्या हुआ? उस वक्त कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था, कोई भी ऐसा मेथड नहीं था, कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं था कि इसको हमें फॉलो करके हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। बाद में जाके स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट हुए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आया, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाद में जाके हमें स्टैंडर्ड दिया कि इस स्टैंडर्ड को यूज करके, इस गाइडलाइन को यूज करके, इस स्टेप को यूज करके आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, ठीक है। उस टाइम कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था, इसलिए सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो रहे थे। गैस नंबर थर्ड पे है कम्युनिकेशन गैप। गैस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो, कम्युनिकेशन गैप किन किन के बीच में? कस्टमर और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके बीच में। यहाँ पे लिखा गया है कस्टमर एंड डेवलपर्स लैक ए यूनिफाइड लैंग्वेज लीड टू वैल्यू शिफ्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड स्कोप क्रीपी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कस्टमर ने एक बात बोला और डेवलपर ने कुछ और ही समझ लिया। ऑब्वियसली बात है, अगर डेवलपर ठीक तरह से समझेगा कस्टमर की बात को, तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर को वो अच्छी तरह से बना पाएगा कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो अगर जहां पे नहीं समझ पाया तो वहां पे भग्यू होगा, मतलब अस्पष्ट होगा, मतलब वो बिना चीजों को समझे ही बना देगा। और शिफ्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड स्कोप क्रीपी बन जाएगा, मतलब धीरे 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 वो सॉफ्टवेयर बनेगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है। कहीं एक फीचर को डेवलप कर रहा है, फिर कस्टमर मना कर रहा है, नहीं नहीं ये फीचर नहीं है, फिर उसे डिलीट कर रहा है, फिर बना रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, तो सपोज कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लाइंट है वो क्या कह रहा है कि मुझे एक फास्ट पेमेंट प्रोसेस का एक गेटवे चाहिए, यानी एक फास्ट पेमेंट प्रोसेस का पेमेंट सिस्टम चाहिए। अब सपोज कि मान लो एक फ्लिपकार्ट या अमेजन की एग्जांपल ले लो। जब अमेजन में आप एक प्रोडक्ट को देखते हो, आप लास्ट में जब आप उसे खरीदने जाते हो, तो पहले तो आप उसे सिलेक्ट करते हो और बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके आप पेमेंट के ऑप्शन पे ट्रांसफर हो जाते हो और वहां पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कितने क्लिक्स हो रहे हैं? 2 3 4 5 आपको क्लिक्स करना पड़ता है पेमेंट गेटवे तक जाने के लिए। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, जो फास्ट पेमेंट प्रोसेस का मतलब ये हुआ, कस्टमर ये कह रहा है कि बस मुझे फ्यू क्लिक्स में कस्टमर मुझे पेमेंट कर सके, ताकि उसको बार बार पेमेंट करने के लिए घूम घूम के जाना नहीं पड़े। कि सपोज एक प्रोडक्ट को देख लिया, अब उसे बाय करना है, अब जब भी वो बाय के ऊपर क्लिक कर रहा है तो वो और एक पेज में जा रहा है, और एक पेज में जा रहा है, फिर उसको और एक प्रोडक्ट दिख रहा है। ऐसा नहीं, वो जैसे ही बाय के ऊपर क्लिक करे, पेमेंट ऑप्शन खुल जाए, जो भी है ऑनलाइन यूपीआई कैश ऑन डिलीवरी जो भी है खुल जाए और वो पेमेंट कर पाए। अब इसको लेके डेवलपर जो है, डेवलपर ने क्या सोचा? डेवलपर ने सोचा कि वो फास्ट सर्वर रिस्पांस टाइम के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे हो गई गड़बड़। डेवलपर ने सोच लिया कि शायद यूजर फास्ट पेमेंट प्रोसेस का मतलब समझ रहा है कि फास्ट सर्वर रिस्पांस टाइम, यानी जो पेमेंट कर रहा है यूजर, वो पेमेंट रिकॉर्ड जल्दी से जल्दी जाके सर्वर में अपडेट हो जाए और वापस सर्वर से एक्सेस हो सके। अब
हो गई यहाँ पे गलती, तो वो क्या करेगा, वो वीक्स लगाएगा, वो वीक्स महीने लगाएंगे ऑप्टिमाइज डाटाबेस स्पीड, वो डाटाबेस स्पीड को ऑप्टिमाइज करने में लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग द यूजर स्टेप्स, यूजर की रिक्वायरमेंट जो था उसका था कि पेमेंट प्रोसीजर को फ्यू क्लिक्स में बनाना, वो उसको नहीं करेगा, वो डाटाबेस स्पीड को ऑप्टिमाइज करने लग जाएगा। और इससे क्या होगा, तो क्लाइंट भी अनहैप्पी होगा, क्लाइंट को जो चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। मेसी डिजाइन भी मेसी हो जाएंगे, क्योंकि वो तो नहीं समझ पाया फास्ट पेमेंट का मतलब फ्यू क्लिक्स होते हैं, और वो उसको ऑप्टिमाइज ही नहीं किया। जब ऑप्टिमाइज नहीं किया तो बार बार यूजर को 5-6 क्लिक करना पड़ेगा पेमेंट के लिए, ये भी नहीं हो पाया, इसलिए यूजर अनहैप्पी है। तो जब यूजर ही अनहैप्पी होगा तो यूजर डेवलपर को फिर से बोलेगा कि स्टार्ट बेस्ड ऑन न्यू सिस्टम, और फिर से उसे स्टार्ट करना पड़ेगा शिफ्ट रिक्वायरमेंट, और वो जो रिक्वायरमेंट था फिर उसे समझ के फिर वो रिक्वायरमेंट को फिर शिफ्ट करेगा, फिर से नए से स्टार्ट करना पड़ेगा उसे। तो इससे क्या होगा, एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा और रिसोर्स वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये भी एक मेन रीजन है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेंटेन इम्बालांस। This means the cost of maintaining and patching broken operational software grew to match or exceed the initial cost of developing it. सपोज मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो सपोज मेरे पास एक बैंकिंग सिस्टम है। अब वो बैंकिंग सिस्टम क्या हुआ कि बहुत पुराना हो चुका है, 10 साल 15 साल पुराना हो चुका है। अब आप खुद समझो, क्या हमें ऐसा 15 साल पुराने बैंकिंग सिस्टम को यूज करना चाहिए जहाँ पे इतना मनी ट्रांजैक्शन हो रहा हो? वहां पे सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है, क्योंकि वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। हैकर्स, आज के हैकर्स नए नए टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो हैकिंग हो सकता है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, सपोज मेरा बैंक है, तो मैं उसे नए सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करने के बावजूद मैं क्या करूंगा, उसे पैच करूंगा, यानी जो बोलते हैं ना, पंक्चर हो जाते हैं तो उसको पैच लगा देते हैं कि पंक्चर। तो इसी वजह से क्या होता है, ये एक्सीड हो जाता है। एक्सीड मतलब उससे ज्यादा खर्चा आ जाता है, ठीक है। सपोज कि उसको इनिशियल कॉस्ट 5 लाख था, अब वो चलते चलते क्या, ओल्ड कोड बिकम मेसी, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, ओल्ड कोड मेसी हो गया। द ओरिजिनल डेवलपर लीव द कंपनी, जो ओरिजिनल डेवलपर थे वो कंपनी छोड़ चुके हैं अब, ठीक है। अब इस टाइम पे जब आपको एक नया सिस्टम को बनाना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वही पुराना सिस्टम को पैच मार मार के उसे काम बस चला रहे हो, आप बस आप काम चला रहे हो, और इससे आपका पर ईयर 60 लाख खर्च हो जा रहा है, ठीक है, विदाउट एडिंग एनी सिंगल न्यू फीचर। आप कोई न्यू फीचर ही नहीं ऐड कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, एक तो आपका जो वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, हैकिंग का खतरा बना रहता है, और आपका पैसा भी खर्च हो रहा है। तो ये भी एक कोर फैक्टर है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। बाद में जाके वो सॉफ्टवेयर क्रैश ही होगा गाइस, ठीक है। तो इसे भी हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ मेन इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट कोर फैक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस होने का क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब गाइस इसे भी आप स्क्रीनशॉट मार लो, इसको भी आप पॉइंट वाइज लिख लेना। आपका हेडलाइन रहेगा ये, और उसके नीचे आप इन इन पॉइंट्स को लिख लेना है, ठीक है। आपका 100% मार्क कटेगा नहीं, आपको पूरा फुल मार्क मिलेगा। अब गाइस नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इसकी सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम तो ये पढ़ लिए कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है, और कोर फैक्टर्स पढ़ लिए कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस होने का क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या रीजंस है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है। अब इसे भी आप स्क्रीनशॉट मार लो, इसको भी आप लिखना है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो पहले पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं, टू रिसॉल्व द chaos, the industry realized that software production needs to transition from a creative craft into a discipline engineering practice. सो ये जो chaos है, ये अव्यवस्था है, इसको सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो उनको रियलाइज हुआ कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन हो रहा है, हमें इसे एक डिसिप्लिन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के थ्रू बनाना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि हम एक रैंडमली स्टेप्स यूज कर रहे हैं, नहीं, हमें एक
डिसिप्लिन डिसिप्लिन इंजीनियरिंग मैनर में इसे बनाना है। इंजीनियरिंग यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की मैनर में हमें इसे बनाना है, ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बनाने के लिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने हमें क्या दिया, दिस शिफ्ट इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल पिलर यूज टुडे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हमें कुछ फंडामेंटल्स पिलर दिए यानी फंडामेंटल्स रूल दिए ताकि हम इनको यूज करके एक सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। वो फंडामेंटल्स रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने हमें एसडीएलसी मॉडल को दिया, ठीक है। एसडीएलसी मॉडल, अब एसडीएलसी मॉडल क्या है? अगर आपने मेरा पहली वाले वीडियो देखे हैं इंट्रोडक्शन अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एसडीएलसी मॉडल क्या है। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एसडीएलसी मॉडल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जहां पे आपको ये पता चलता है कि एक सॉफ्टवेयर को हमें कैसे बनाना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये आपको बताता है। आप कैसे स्टार्ट करोगे और बीच में क्या करोगे और एंड में क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स इनटू स्ट्रक्चर फेजेस। यहाँ पे कुछ फेजेस होते हैं। दिस फेजेस इंक्लूड्स प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आप प्लानिंग की, सपोज कि मुझे एक जोमेटो लाइक ऑनलाइन फूड डिलीवरी आप बनाना है, तो ये हो गया हमारा प्लानिंग। उसके बाद मैं रिक्वायरमेंट गैदर करूंगा। जो भी मैं प्लान किया उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो गया जैसे कि मुझे कितने जैसे कि मुझे कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करना है, कौन से डेटाबेस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ये हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया। और डिजाइन, घर बनाने से पहले हम एक घर का जैसे आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं, उसी हिसाब से हम सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले सॉफ्टवेयर की आर्किटेक्चर को हम डिजाइन करेंगे। उसका डेटा फ्लो कैसे होगा, कहाँ से जाके कहाँ डेटा फ्लो होगा, ठीक है। और उसके बाद हम एक्चुअल में उसे कोडिंग करेंगे यानी प्रोग्राम लिखेंगे। पाइथन हो गया, जावा हो गया, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम उसको कोडिंग करेंगे और उसके बाद उसका टेस्टिंग करेंगे। देखो, जब कार या बाइक कंपनी जब बना लेते हैं कार या बाइक को, तब उसके बाद उसका टेस्ट होता है, तब जाके वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर की भी टेस्टिंग होता है, तब जाके आप डिलीवरी देते हो आपका क्लाइंट को। उसके बाद मेंटेनेंस भी करते हैं। एक बार ट्रांसफर कर लिए, एक बार मार्केट में लॉन्च कर लिया हमारा सॉफ्टवेयर को, उसके बाद अपडेट्स हम देंगे, नए नए फीचर्स उसमें ऐड करते रहेंगे, सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट करते रहेंगे। आप देखे होंगे ना, प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर में अपडेट्स आते हैं ऐप्स के, उसे हम मेंटेनेंस बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, यानी मूविंग अवे फ्रॉम चाओस्टिक गो टू स्टेटमेंट टुवर्ड्स क्लीन, मॉड्यूलर एंड रीडेबल लॉजिकल स्ट्रक्चर। देखो, अभी भी मैंने आपको क्या बोला कि जो भी प्रोग्रामर्स थे वो वही पुराना मेथोडोलॉजी, वो वही पुराना प्रोग्रामिंग स्टाइल लिखते थे। लेकिन आज के जो जमाने के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उन्हें उनमें ऑप्टिमाइज कोडिंग लिखा जा रहा है। इवन जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या कहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाओगे, वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम या एक फैक्टोरियल निकालने की प्रोग्राम को आप ऑप्टिमाइज तरीके से लिखो। एक बंदा नॉन ऑप्टिमाइज तरीके से लिख रहा है रैंडमली कोड को, वहीं पे एक बंदा ऑप्टिमाइज कोडिंग में लिख रहा है उस प्रोग्राम को। ऑब्वियसली बात है, वो ऑप्टिमाइज कोडिंग जो लिख रहा है उसको हायर करेंगे, क्योंकि एक ऑप्टिमाइज कोड हार्डवेयर को अच्छी तरह से हैंडल करेगा और ऑप्टिमाइज तरीके से हार्डवेयर को चला पाएगा। नंबर 3 पॉइंट पे, फॉर्मल क्वालिटी एश्योरेंस, integrating rigorous testing frameworks early in the life cycle rather than treating testing as the afterthoughts। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्वालिटी एश्योरेंस मतलब जो हमारे प्रोडक्ट है उनको हम डेवलप के टाइम पे ही इन द अर्ली लाइफ साइकिल के यहाँ पे मतलब ये हुआ, जो हम एसडीएलसी लाइफ साइकिल यहाँ पे पढ़े ना, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को जो बना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। अब अर्ली लाइफ साइकिल मतलब जो शुरुआत की फेजेस हैं, जो शुरुआत की स्टेप्स हैं जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, उसी में ही हम टेस्टिंग करते आए, ताकि बाद में जाके आफ्टर थॉट्स हमें ये सोचना ना पड़े कि क्यों हम टेस्टिंग नहीं किए, हमारा खराब हो गया, ठीक है। हमें ये सोचना ना पड़े।
सपोज कि जोमेटो एप्लीकेशन का एक लॉगिन मॉड्यूल बना है, लॉगिन इंटरफेस जैसे ही बनाए हम उसी को ही टेस्टिंग कर लेंगे। बाद में जितना चीज हमें बनाते जाएंगे उसको टेस्ट करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, करते जाएंगे, ठीक है। अब नंबर 4 पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क यूजिंग फॉर्मल एस्टिमेट मॉडल्स, रिस्क ट्रेसिंग एंड स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट टाइमलाइंस एंड कॉस्ट। प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क, हमें हमारा जो प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क हमें बनाना है, एक ढांचा बनाना है, हमें हमारा एक वेल प्लानिंग बनाना है एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। यानी हमें बैठ के सोचना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, हमें कितना कॉस्ट आएगा, हमें कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सारा काम हम प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करेंगे और फ्रेमवर्क यानी एक ढांचा बनाएंगे, एक हमारा वो क्या बोलते हैं, एक प्लानिंग बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। उस ब्लूप्रिंट को, उस प्लानिंग को हमें फॉलो करना करके हमें वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। ताकि हमें ये पता चले, हम प्रेडिक्ट कर सके वो टाइमलाइन, टाइमलाइन मतलब कितनी टाइमलाइन तक, मतलब उसका डेडलाइन किस वक्त तक हमारा सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा और उसका कॉस्ट, कितना पैसा खर्च होगा उसको बनाने के लिए। अब गैस हम यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिए, जिससे कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में हम डिस्कशन किए थे सॉफ्टवेयर क्राइसिस एंड इट्स डेफिनेशन। हम ये पढ़ लिए कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है और इसके डेफिनेशन भी देख लिए। द कोर फैक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर क्राइसिस का क्या क्या वो रीजन्स है वो भी देख लिए। द सोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर क्राइसिस का जो सोल्यूशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हम इसे भी देख लिए। अब कैसे एक लास्ट पॉइंट है क्रोनिक क्राइसिस, मॉडर्न क्रोनिक क्राइसिस। अब इसे भी चलिए देख लेते हैं। अब ये एक ऑप्शनल पॉइंट है, ठीक है। अब देखो गाइस, ये जो मॉडर्न क्रोनिक क्राइसिस एक ऑप्शनल पॉइंट है। आप इसे लिखते हो ना लिखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसे लिखते हो तो आपका जो टीचर्स आपके पेपर्स देख रहे हैं तो उनको एक गुड इंप्रेशन जाएगा आपकी तरफ से। वो समझेंगे कि हाँ, इस बच्चे को ज्ञान है इसके बारे में, और वो आपको थोड़ा सा ज्यादा मार्क दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्यों पढ़ रहे हैं अभी, तो मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर का क्राइसिस है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा है। तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस पढ़ रहे हैं अभी, और इस वाली पॉइंट में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है, while classic software engineering concept alongside modern frameworks like agile methodology and DevOps alleviated the initial crisis, many experts argue that crisis never completely ended but rather evolved। इसका मतलब ये हुआ, जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो रहा था उसके लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट को पढ़े। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट हमें क्या दिया, हमें वो फ्रेमवर्क दिया, हमें वो मॉडल्स दिए। वो मॉडल्स क्या क्या है, एजाइल मेथोडोलॉजी, ये एक मॉडल है। और ये मॉडल क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को कैसे बनाते हैं। उसी तरह से एक डेव ओपीएस भी एक मॉडल है, इसमें हम सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप करते हैं हम ये सीखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों मॉडल्स के आने के बाद भी थोड़ा थोड़ा जो इनिशियल सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो रहा था उसमें तो कमी आई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, ठीक है, पूरी तरह से नहीं। अभी भी मेनी एक्सपर्ट्स अभी भी ये तर्क देते हैं कि जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस है वो नेवर कंप्लीट एंडेड, वो कभी भी कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा सा कम गया है, थोड़ा सा थम गया है, ठीक है। टुडे डेवलपर्स फेस ए मॉडर्न सॉफ्टवेयर क्राइसिस फ्यूल्ड बाय मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटी। जो आज के डेवलपर हैं वो अभी भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज आ रहे हैं, जो एआई का जमाना आ रहा है, ऑप्टिमाइज कोडिंग लिखना पड़ रहा है, बड़े बड़े एआई एल्गोरिदम्स को लिखना पड़ रहा है, इसके लिए एफिशिएंट कोड्स लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी कहीं ना कहीं डेवलपर्स डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं कोड्स को लिखने के लिए। दिस इंक्लूड्स securing systems against sophisticated cyber threats, managing massive distributed cloud networks, and integrating rapidly evolving generative AI tools without compromising core reliability। जो आज के डेवलपर्स हैं वो अभी भी फेस कर रहे हैं मॉडर्न सॉफ्टवेयर क्राइसिस को, ठीक है।
फ्यूल्ड बाय मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज, जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज आ रहे हैं, नए नए दिन बर दिन जो थ्रेड्स आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सिक्योरिंग सिस्टम अगेंस्ट सोफिस्टिकेटेड साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स, ठीक है, जो हैकर्स नए नए टूल्स को यूज कर रहे हैं। अब हैकर्स ज्यादा चालाक हो रहे हैं, ठीक है, वो नए नए टूल्स को यूज कर रहे हैं। उनके हिसाब से जो डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, उनको उसी तरह से कोड को ऑप्टिमाइज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजिंग मासिव डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड नेटवर्क्स, ठीक है, जो क्लाउड्स इंजीनियरिंग होते हैं, वो क्लाउड नेटवर्क्स होते हैं, उनको मैनेज करने में वो बहुत तकलीफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी ये सब हो रहा है। और मैंने आपको बताया जैसे कि जो जनरेटिव एआई टूल्स होते हैं, आज के जमाने में एआई आ गया है। सपोज कि वो दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी अपना प्रोडक्ट्स में एआई को यूज करके दे रहा है, एआई को इंटीग्रेशन करके दे रहा है, तो आप भी चाहोगे कि मैं भी अपना प्रोडक्ट में एआई को इंटीग्रेशन करूं। तो इसकी वजह से आप ना जल्दी से जल्दी चाहोगे कि कितनी जल्दी जल्दी हो सकता है मेरा प्रोग्रामर्स कोड को लिखना स्टार्ट कर दे, जनरेटिव एआई बनाना स्टार्ट कर दे, इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दे। तो आप जितना प्रेशर डालोगे आपके प्रोग्रामर्स के ऊपर, वो उनको ना शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हाई परफॉर्मेंस करना होगा। तो एट द एंड उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं वो बाद में जाके गलती कर देते हैं कोड में, ठीक है। तो इसलिए भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस वीडियो लेक्चर। तो हम यहाँ पे पढ़े कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस और इसके डिफिनेशन और इसके कोर फैक्टर्स और इसका सॉल्यूशन भी पढ़े, और मॉडर्न क्रोनिक क्राइसिस भी ये पढ़ लिए। तो आपको नोट्स बनाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, जो भी कंटेंट मैं इस वीडियो में आपको दिया हूँ बस उसी को आप स्क्रीनशॉट मार के अपना नोटबुक में या स्क्रीनशॉट मार के ही रख लो, उसी से पढ़ो, आपका नोट्स बन जाएगा, ठीक है। उसी को ही आपका एग्जाम में उतार देना है। आज के लिए बस इतना है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।